इस वक्त एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। 24 घंटे में देश में कितने केसेस आए? देश में लगभग 2,11,000 नए केसेस आए हैं कोविड के। 24 घंटे में कोरोना से 3,847 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 24 घंटे में 2,82,000 लोग ठीक हुए। ये टैली है, टैलीमीटर हिंदुस्तान की है, कितने लोग ठीक हुए हैं, कितने लोग अभी भी बीमार हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो नए केसेस हैं वो 2,11,000 हैं। ठीक होने वालों की संख्या 2,11,000 से ज्यादा है, 2,80,000 है, लेकिन मरने वालों की संख्या अभी भी 3,800 से ऊपर। आपको पहले बदहाल अस्पतालों की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। खास बात यह है कि तीनों तस्वीरें अलग अलग राज्यों की है, जहां अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं। और इन तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं कि सरकारें किसी की भी हो, आम आदमी भगवान भरोसे। जी हां, घरिंडा अमृतसर की पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर वेदपुरा गांव की है जो नोएडा में आता है, और तीसरी तस्वीर मोरवा समस्तीपुर यानी बिहार की है। ये वो अस्पताल हैं जो खंडर बन चुके हैं, जो भैंस के तबेले में कन्वर्ट हो चुके हैं। वो अस्पताल है जहां कोई इलाज नहीं चल रहा, सिर्फ कागजों में ये अस्पताल है। आसपास के 4-5 किलोमीटर में जितनी भी लोग रहते होंगे वो अस्पताल तो इन्हें मानते होंगे, लेकिन ना तो डॉक्टर है ना तो इलाज है। बदहाल अस्पताल की पहली तस्वीर बिहार के समस्तीपुर की है, जहां मोरवा ब्लॉक में अस्पताल के अंदर मरीजों के बजाय जानवर बंधे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं समस्तीपुर के, आप देख सकते हैं किस तरीके से जानवर बंधे हुए हैं। गांव वालों का क्या कहना है? गांव वालों का कहना है कि डॉक्टर और स्टाफ सिर्फ महीने में एक बार ही यहां दर्शन देते हैं, यानी भगवान के दर्शन हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर और स्टाफ के दर्शन नहीं हो पाएंगे आपको। और ना ही अस्पताल में दवाइयां मिलती हैं, तबेले के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। समस्तीपुर बिहार की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, मोरवा गांव की यह तस्वीर है। अब आपको अमृतसर की तस्वीर दिखाते हैं। अस्पतालों की बदहाल तस्वीरों की तस्वीरें कमोबेश एक जैसी है। अमृतसर के घरिंडा में सरकारी अस्पताल में जानवर बंधे नजर आए। अस्पताल में कुछ मरीजों का इलाज तो होता है, लेकिन बेड पर मरीजों की जगह कबाड़ नजर आएगा आपको। अस्पताल में कमरों में दवाओं की जगह कबाड़ के, बिल्कुल आप कह सकते हैं कबाड़ भरा हुआ है। जाहिर है यहां भी हालात राम भरोसे हैं। अमृतसर के घरिंडा गांव की ये तस्वीर है। देश के हर राज्य में सिस्टम का एक जैसा ही हाल है। नोएडा के वेदपुरा में सरकारी अस्पताल के हालात तो और भी बदतर है। यहां भी अस्पताल में जानवरों की तस्वीरें सामने आई हैं, दरवाजे टूटे हैं। यह हाल तब है इस अस्पताल पर आसपास के करीब 1 दर्जन गांव के लोगों के इलाज की जिम्मेदारी है। अस्पताल के आसपास गंदगी ढेर लगे हुए हैं और जगह जगह पानी भरा हुआ है। 3 जगह बिहार की आपको तस्वीर दिखाई, पंजाब की दिखाई, उत्तर प्रदेश की दिखाई। ये वो अस्पताल है जो इस वक्त मरीजों के काम आने चाहिए थे, कोविड सेंटर्स में बदलना चाहिए था, लेकिन यहां जानवर बने हुए हैं। जिम्मेदार कौन? हमारे साथ 4 संवाददाता जुड़ रहे हैं, हम चारों के पास चलते हैं। पुलकित हमसे जुड़ रहे हैं दिल्ली से, वसंत जयपुर से, अभिषेक मुंबई से हमसे जुड़ रहे हैं, और ब्रिजेश भोपाल से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अभिषेक के पास चलते हैं, मुंबई। अभिषेक, ब्लैक फंगस को ट्रीट करने के लिए जो दवाइयां चाहिए वो कहीं उपलब्ध नहीं है, कालाबाजारी हो रही है, सरकारों का क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए सरकार इस मामले पर हमेशा से लोगों को अलर्ट कर रही है, और सबसे खास बात है कि वो मीटिंग पे मीटिंग लेकर यह कह रही है कि आने वाले दिनों में जो एम्फोटेरिसिन जो कि इसका इंजेक्शन है वह हम और संख्या में मंगा लेंगे, ताकि अधिक से अधिक संख्या में मौजूद हो, कोई दिक्कत ना हो, और इस ब्लैक फंगस के इलाज में कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा भरोसा उन्होंने लोगों को दिलाया है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि सच में कि मार्केट में जो कि एम्फोटेरिसिन जो इंजेक्शन है, जो कि दिन में 1 मरीज को 4 देने पड़ सकते हैं, वह इस वक्त मौजूद नहीं है। हालांकि इस बीच आज बता दूं कि आपको महाराष्ट्र कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, 3:30 बजे मीटिंग शुरू होगी। इस मीटिंग में कई सारे बड़े फैसले जा सकते हैं। सबसे बड़ा जो फैसला हो सकता है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन जो कि 31 मई तक है, 1 जून से क्या कुछ इसमें ढील दी जाएगी, इस बात पर चर्चा हो सकती है। क्या ढील रहेगी या फिर वापस इसका कुछ बढ़ाने का फैसला हो सकता है। लेकिन देखिए, जो कोरोना की अगर बात करें रजत, तो जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र में अभी भी हर रोज करीबन 24,000-25,000 के आसपास लगातार पेशेंट मिल रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटों के आंकड़े की बात करें, करीबन 24,400 के आसपास आंकड़े मिले हैं। ठीक है, 500 लोगों के आसपास लोगों की मौत हुई है। कैबिनेट पर नजर आप रखिए, हम अपडेट्स आपसे लेते चलेंगे। एक बार भोपाल चलते हैं। ब्रिजेश, हम भोपाल से खबर आई थी ब्लैक फंगस को लेकर, वहां पर सरकारें काम कर रही हैं, वहां पर डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स भी बनाया गया है। एम्फोटेरिसिन क्या अवेलेबल है या फिर प्रोक्योरमेंट का काम कैसा चल रहा है? क्या वहां पर भी किल्लत है और ब्लैक मार्केटिंग की कंप्लेन आ रही है? ब्रिजेश,
बिल्कुल, जिस तरह हमने कोरोना के इंजेक्शंस देखे थे ब्लैक हो रहे थे, मध्य प्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आए थे, उसी तरह अब एम्फोटेरेसिस बी इंजेक्शन की भारी किल्लत शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो 1200 मामले ब्लैक फंगस के अब तक सामने आ चुके हैं, 3 मामले व्हाइट फंगस के सामने आए हैं और जबलपुर से क्रीम फंगस का एक मामला आया है। यानी कि मल्टी फंगस के अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं जो लगातार सरकार के लिए चुनौती बने हुए हैं। दवाओं की लगातार कमी है, मध्य प्रदेश सरकार लगातार दावा कर रही है 1100 इंजेक्शन आज सुबह ही एम्फोटेरेसिस बी के मंगवाए गए हैं जो कि प्लेन के द्वारा जबलपुर इंदौर भेजे गए हैं। लगातार सरकार प्रयास कर रही है लेकिन फिलहाल जो इलाज है वो पूरा नहीं मिल पा रहा है क्योंकि दवाओं और इंजेक्शन की कमी तो है ही, अस्पतालों में बेड भी नहीं है क्योंकि जो बड़े शहर हैं उनमें मेडिकल कॉलेज को ही ये जिम्मा दिया गया है कि वो इस ब्लैक फंगस के इलाज करें, पेशेंट्स भर्ती करें। लेकिन अगर अस्पतालों की बात करें, भोपाल में जीएमसी की बात करें, आपके पास वापस आऊंगा और ब्लैक, व्हाइट, येलो के बाद ग्रीन फंगस क्या है ये भी आपसे समझेंगे। अब दिल्ली चलेंगे पुलकित के पास, लेकिन उससे पहले एक बार राजस्थान का रुख कर लेते हैं। वसंत, ब्लैक फंगस को लेकर सरकार कितनी अलर्ट है? कितने केसेस ब्लैक फंगस के आ रहे हैं? क्या कोई और कलर का भी फंगस आया है? जैसा ब्रिजेश बता रहे थे कि जबलपुर में ग्रीन फंगस आया है, गाजियाबाद से येलो फंगस मिला है। फंगस इन्फेक्शन को लेकर सरकार क्या कर रही है? वैक्सीनेशन का काम कैसा चल रहा है? क्या ग्लोबल टेंडर हुआ? किसी ने आवेदन उसमें दिया है? और एम्फोटेरिसिन जो इंजेक्शन चाहिए फंगस को ट्रीट करने के लिए, क्या वो पर्याप्त मात्रा में राजस्थान में अवेलेबल है, नहीं है? सरकार क्या कर रही है उसके लिए? देखिए, ब्लैक फंगस का जब पहला मामला सामने आया था उसके बाद ही जो है सरकार पूरी चौकस हो गई थी और लगातार जो है दिशा निर्देश चिकित्सा विभाग को जारी कर दिए गए थे और एसएमएस अस्पताल में आउटडोर में 33 बेडों का एक आउटडोर तैयार कर दिया गया था केवल ब्लैक फंगस मरीजों के लिए। हालांकि अब चूंकि आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं लेकिन अभी तक चिकित्सा विभाग की ओर से ब्लैक फंगस के आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया गया। एसएमएस अस्पताल में 33 बेड जो है ब्लैक फंगस मरीजों के लिए बनाए गए थे लेकिन अब आंकड़े वहां बढ़ गए, अब 45 लोग वहां पे आगे जो है भर्ती हो गए हैं। तो ऐसे में वसंत, एम्फोटेरिसिन बी के लिए सरकार क्या कर रही है? एम्फोटेरिसिन क्या है उपलब्ध? उसकी प्रक्रिया क्या है? कैसे मिलता है? क्या सिर्फ सरकारी अस्पतालों को मिलता है, प्राइवेट को नहीं मिलता है? ईमेल करना पड़ता है? प्रक्रिया क्या है? प्रोक्योरमेंट क्या है? और कितने इंजेक्शन की जरूरत है इस वक्त राजस्थान को डेली? वसंत, देखिए, राजस्थान के चिकित्सा मंत्री की ओर से हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को पत्र लिखते हुए 50,000 डोज की मांग की गई थी। हालांकि 50,000 डोज तो नहीं, 1600 डोज जो है केंद्र सरकार की ओर से मिली है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने वापस मांग की है कि केंद्र सरकार से कि जो ब्लैक फंगस के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में ब्लैक फंगस की जो डोज है वो प्रॉपर तरीके से राजस्थान में सप्लाई की जाए। हालांकि निजी अस्पतालों को भी जो है चिन्हित किया गया है, वहां पर भी गाइडलाइन जारी की गई है कि जो डॉक्टर शुरुआत से ही ब्लैक फंगस का इलाज कर रहे हैं वो अभी भी सरकार की जो कीमत है निर्धारित की गई है उसी में उसका इलाज करें। इसके साथ साथ ही अगर किसी निजी अस्पताल या सरकारी अस्पताल में ब्लैक फंगस का केस आता है तो सबसे पहले सीएमएचओ को बताना पड़ेगा। सीएमएचओ को अगर कोई अस्पताल नहीं बताता है तो चिकित्सा विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी, अस्पताल को सीज किया जाएगा। हालांकि जिस तरह आंकड़े अलग अलग जगह से निकल कर सामने आ रहे हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, यहां पर भी एक के बाद एक ब्लैक फंगस के केस निकल के सामने आ रहे हैं। अब चिकित्सा विभाग की ओर से डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। जिस तरह की जानकारी मिली है 2 से 3 दिन के अंदर ब्लैक फंगस के जो आंकड़े हैं उनको सार्वजनिक कर दिया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री के स्तर पर लगातार जो है चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ मॉनिटरिंग की जा रही है। वसंत, आप नजर बनाए रखिए। अब राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं। पुलकित, कितने मामले दिल्ली के हैं ब्लैक फंगस के और कितने मामले बाहर से दिल्ली में आए हैं? एक तो इसका विश्लेषण बता दीजिए। एम्फोटेरिसिन को लेकर सरकार क्या कर रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल साफ कह चुके हैं उनके पास इंजेक्शन नहीं। देखिए, करीब अभी दिल्ली के अंदर 600 के आसपास ब्लैक फंगस के मामले हैं। ये देखा गया है कि सोमवार से लगातार केसेस में जो बढ़ोतरी है वो बहुत तेजी से के साथ हुई है। इससे पहले अगर मैं बताऊं आपको तो सोमवार तक एलएनजेपी अस्पताल में मात्र 13 मामले थे जिस अस्पताल को डेडिकेटेड किया गया है ब्लैक फंगस के लिए, लेकिन आज वहां 60 से ज्यादा मामले हैं। इसी तरीके से दिल्ली में 3 अस्पताल हैं जो ब्लैक फंगस का इलाज कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक करीब एक मरीज पर 4 इंजेक्शन हर दिन चाहिए होते हैं, यानी कि दिल्ली सरकार को हर दिन करीब 2200 से 2400 इंजेक्शन चाहिए। लेकिन अभी इंजेक्शन की कमी है कि दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है कि 1 लाख इंजेक्शन उन्हें ब्लैक फंगस के इलाज के लिए दिए जाएं। जी पुलकित, क्या इसको प्रोक्योरमेंट का भी काम सरकारें कर रही हैं? क्योंकि अब जैसे वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर हुआ, ठीक है, कुछ लोगों ने मना कर दिया, कई राज्य ऐसे थे जिन्होंने बात करी है क्योंकि वैक्सीन को भी लेकर विवाद था।
एम्फोटेरिसिन के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है, रॉ मटेरियल, वो बेसिकली विदेश से आता है, इसीलिए उसका प्रोक्योरमेंट इतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है और इतनी ज्यादा उत्पादन नहीं है। हालांकि सरकार कह रही है कि हम इस महीने के अंत तक उसका उत्पादन दुगना करने में लगे हुए हैं। तो क्या ऐसी भी कोई रणनीति है कि एम्फोटेरिसिन या उसके समानांतर सॉल्ट का जो इंजेक्शन हो उसको इंपोर्ट करा लिया जाए बाहर से? कोई ऐसी तैयारी सरकारों की? देखिए, दिल्ली सरकार अभी इस मामले में पूरी तरीके से केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर है। वो इस बात पर नजर रखे हुए है कि और कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिनसे ये इंजेक्शन लिए जा सकते हैं, लेकिन अभी निर्भरता पूरी तरीके से केंद्र सरकार के ऊपर है। जी पुलकित, एक सवाल आपसे और समझना चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 18+ की वैक्सीन बिल्कुल खत्म हो चुकी है और अब नहीं है दिल्ली में। वैक्सीन को लेकर अब क्या चल रहा है? क्योंकि अब तो मुझे लगता है कि जो 18+ में सेकेंड डोज वालों की भी बारी शुरू हो गई है, तो वैक्सीन को लेकर इस वक्त दिल्ली कहां पर खड़ी हुई है? देखिए, 18+ वालों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर लगभग बंद कर दिए गए हैं। कुछ ही डोज है, यानी कि कुछ का मतलब 1-2 हजार डोज हैं जो सरकार के पास अभी मौजूद हैं कुछ सेंटर्स पर। लेकिन 18+ कोवैक्सीन बहुत पहले से बंद हो गई थी। कोविशील्ड पिछले 3-4 दिनों से खत्म हो चुकी है, तो पूरी तरीके से सेंटर बंद है। यही स्थिति 45+ वालों के सामने भी आके खड़ी हो गई है। कोवैक्सीन की डोज लगभग खत्म है, इसके लिए कोवैक्सीन अब 45+ वालों को भी नहीं मिलेगी। कोविशील्ड का अगले 4-5 दिन का स्टॉक दिल्ली सरकार के पास में है। इसके साथ ही स्पुतनिक के साथ दिल्ली सरकार की बातचीत चल रही है। उम्मीद यह है कि आने वाले कुछ दिनों में स्पुतनिक दिल्ली सरकार को मिल जाएगी। जी एक चीज और आपसे समझने चाहूंगा। जो केसेस है वो आप देखिए दिल्ली में ही बहुत डाउन गए हैं। रैशनली अगर आप देखें तो हिंदुस्तान में भी केसेस कम है और ठीक होने वाली जो संख्या है वो 2,80,000 है और नए बीमारों की संख्या 2,11,000 है। लेकिन जो मृत्यु दर है वो डाउन नहीं हो रहा है। दिल्ली में भी आप देखिए लोगों की मौत बहुत हो रही है। इसको लेकर सरकार का आंकड़ा क्या कह रहा है? देखिए, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। सरकार का मानना यह है कि इस बार जो सेकेंड वेव आई थी उसमें अगर हम वॉच करें हर पेशेंट की हिस्ट्री को, तो वो ये बताती है कि इस बार 20 से 22 दिन एक मरीज को ठीक होने में लग रहे थे। उसके बाद भी ऐसे मामले सामने आए जिसमें ब्लैक फंगस सामने आया, हार्ट अटैक सामने आया, तो उसके बाद में उसका रिएक्शन बाद में नजर आया। तो यही वजह है कि मृत्यु दर में असर नहीं पड़ा। सरकार का मानना यह है कि आप जब जाके 2% से नीचे पॉजिटिविटी रेट पहुंचा है, तो इसका असर मृत्यु दर पर आने वाले 15-20 दिनों में नजर आएगा। क्योंकि पॉजिटिविटी रेट कम होने का मतलब सीधा है कि संक्रमण दर कम हुई है, कोविड कम फैलेगा, तो उसका असर 15-20 दिन में नजर आने लगेगा। ठीक है पुलकित, आप दिल्ली से थे, अभिषेक हमारे साथ मुंबई से थे, वसंत जयपुर से थे और ब्रिजेश भोपाल से। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। ग्राउंड की रियलिटी क्या है? एम्फोटेरिसिन जो कि ब्लैक फंगस के लिए ट्रीटमेंट है, वो कितनी अवेलेबल है? वैक्सीनेशन कहां चल रहा है? क्या कुछ हो रहा है प्रदेशों में? ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। वैक्सीन को लेकर लगे आरोपों पर बीजेपी का पलटवार आया है। देश में भ्रम फैला रहे हैं कुछ नेता, ये बीजेपी का कहना है। विदेशी वैक्सीन भारत लाने की कोशिश तेजी से चल रही है, बीजेपी ने यह दावा किया है। लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। खास करके वैक्सीन और ब्लैक फंगस की जो दवाई है एम्फोटेरिसिन B, उसको लेकर कुछ नेता जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, हमें लगता है कि ऐसे में बहुत शांतिप्रिय तरीके से इन विषयों का जवाब होना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। संबित पात्रा को आप सुन रहे थे, साफ कहा कि वैक्सीन को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यूपी में कोरोना के खिलाफ सीएम योगी के ताबड़तोड़ दौरे जारी हैं। मुख्यमंत्री योगी फुल एक्शन में दिख रहे हैं और कोरोना प्रभावित इलाकों में लगातार दौरा कर रहे हैं। सीएम योगी ने आज सिद्धार्थनगर के कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया, साथ ही जोगिया गांव पहुंचकर निगरानी समिति के लोगों से मुलाकात भी की। वहीं सीएम ने जिले के आला अधिकारियों से बात कर कोरोना के बढ़ते केसेस के बारे में जानकारी भी ली। पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में पिछले 1 सदी की सबसे बड़ी महामारी का सफलतापूर्वक समाधान करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है और उसके अपेक्षित परिणाम भी सामने आ रहे हैं।
आबादी के हिसाब से सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश इस लड़ाई में अपनी पूरी क्षमता के साथ अपने प्रदेश की जनता के जीवन को भी और उनकी जीविका को बचाने के लिए भी हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में मैं इस बीच जनपद पहले चरण में मैंने हर कमिश्नरी स्तर पर समीक्षा बैठकें की। कमिश्नरी स्तर की समीक्षा बैठक में प्रत्येक जनपद में चलने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी लेना। यद्यपि मैं प्रदेश के अंदर हम लोगों की टीम 9 की बैठक निरंतर होती है, इन चीजों पे हम गतिविधियां वहां पर हर जनपद में होने वाली गतिविधियों की समीक्षा करते हैं, लेकिन जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि गांव में बहुत ज्यादा संक्रमण फैल गया है और तमाम अन्य प्रकार की बातें, इसलिए फील्ड में मुझे स्वयं उतरना पड़ा था। हमारे मंत्रीगण प्रभारी जनपदों में जा रहे हैं, वहां पर उनके द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासनिक टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम, कोरोना वॉरियर्स, स्वयंसेवी संगठन और हर तबके का व्यक्ति पूरी मजबूती के साथ इस महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग ले रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना की फर्स्ट वेव में देश को कुछ मंत्र दिए थे। कोरोना पॉजिटिव को ट्रेस करना, समय से उसका टेस्ट करना, उसको ट्रीटमेंट उपलब्ध करवा देना। उत्तर प्रदेश ने इसके लिए व्यापक पैमाने पर अभियान चलाया और उस व्यापक पैमाने पर जो अभियान चलाया उसका परिणाम हमारे सामने है। हम लोगों ने अब तक 4 करोड़ 80 लाख से अधिक टेस्ट संपन्न किए हैं। प्रदेश के अंदर जो आशंका व्यक्त की जा रही थी सेकेंड वेव में कि 10 मई के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर 30 लाख से अधिक एक्टिव केस होंगे, स्थिति भयावह होगी, अनियंत्रित होगी। कोविड प्रबंधन का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उत्तर प्रदेश ने, जहां पर आशंका व्यक्त की जा रही थी कि 30 लाख से ज्यादा एक्टिव केस प्रदेश में होंगे, स्थिति अनियंत्रित होगी, आज उस उत्तर प्रदेश में मात्र 58,000 एक्टिव केस कोविड के रह गए हैं। आज सिद्धार्थनगर के दौरे पर थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ में आप देख रहे थे सिद्धार्थनगर के एमपी जगदम्बिका पाल उनके साथ में थे। जहां भी जाते हैं, आप जो भी कमांड सेंटर है वहां जाते हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स से मिलते हैं और उसके बाद बाकायदा ब्रीफ करते हैं कि उस जिले के हालात क्या है। यूपी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। यूपी सरकार ने लागू किया है एस्मा। 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे सरकारी कर्मचारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना संकट के मद्देनजर यह फैसला लिया गया। एस्मा लागू होने का मतलब कि आप स्ट्राइक्स नहीं कर सकते हैं, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। कुछ दिन पहले हमने तस्वीरें देखी थी, डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट की आ रही थी सामने और उसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया है, एस्मा लागू किया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज। कोरोना देश भर में कहर बरपा रहा है, वहीं नई बीमारियों ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। आपको 4 तस्वीरें दिखाएंगे। जी हां, आप मेरे अगल बगल 4 तस्वीरें देख पाएंगे जिनसे आप इसका अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं कि कोरोना की मार क्या है। जी हां, कोरोना की मार कितनी बढ़ गई है, नई बीमारियां आ रही हैं। ब्लैक फंगस का कहर जो है वो चारों तरफ है, व्हाइट और येलो फंगस भी आ गया है और गैंग्रीन का सबसे ज्यादा खतरा है। जी हाँ, जिस एरिया में ब्लैक फंगस होता है उस पार्ट को हटाया जाता है, उसको गैंग्रीन कहते हैं। और पहले ब्लैक फंगस था, फिर व्हाइट फंगस, फिर येलो फंगस और अब ग्रीन फंगस ने भी दस्तक दे दी है। 4 तस्वीरें, ब्लैक फंगस, कोरोना, एम्फोसिटिन बी यानी जो इंजेक्शन जिसको ब्लैक फंगस को ट्रीट करने में लगता है, उन सब की किल्लत है। ये 4 तस्वीरें बता रही हैं कि देश में इस वक्त कैसे लोग परेशान हैं। अब केसेस कितने कहां पर हैं ये भी बताना जरूरी हो जाता है और आपको ही पता होना चाहिए कि कहां कितने ब्लैक फंगस के केस हैं, ये आपको बता रहे हैं। देश में अगर पूरे देश की बात करिए तो देश भर में 11,717 टोटल केसेस है, यानी टोटल केसेस कितने हैं, 11,717। गुजरात की अगर बात करें, स्टेट वाइज आंकड़ा आपको बताएं तो गुजरात में 2859 केसेस हैं। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 2770 केसेस हैं। आंध्र प्रदेश में 768 केसेस हैं। मध्य प्रदेश 752,
उत्तर प्रदेश 701, राजस्थान 452 और दिल्ली 119। ये टैली आपको दिखा रहे हैं ब्लैक फंगस की देश और राज्यों में कहां है। सबसे ज्यादा गुजरात में केसेस है और सबसे कम केसेस फिलहाल दिल्ली में। ये 25 मई तक के आंकड़े हैं जो हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कहां कितने केसेस हैं ये आपको हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के गंगाराम में बड़ी एक खबर आई है। ब्लैक फंगस का तो कहर है ही है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में व्हाइट फंगस का चौंकाने वाला केस सामने आया है। बड़ी और छोटी आंत में छेद का केस मिला है। व्हाइट फंगस ने फूड पाइप में भी किया है छेद। अस्पताल में सर्जरी के बाद हुआ इलाज। कोरोना से निगेटिव होने के बाद मरीज को व्हाइट फंगस हुआ था। व्हाइट फंगस हुआ और जो पेंक्रियास थी, स्मॉल और लार्जर दोनों पेंक्रियास में आप कह सकते हैं कि छेद पाया गया था। उसके बाद कोरोना पॉजिटिव पेशेंट था, उसी में पाया गया। लेकिन व्हाइट फंगस का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला केस दिल्ली में आया है। गंगाराम अस्पताल में व्हाइट फंगस का चौंकाने वाला केस है जिसने पैंक्रियास को डैमेज किया। कोविड पॉजिटिव पेशेंट था, निगेटिव होने के बाद यह मामला सामने आया। पहले हमें एक पेशेंट हमारे पास आए जिनको पहले कैंसर की सर्जरी, ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी हुई थी। उसके बाद उनको कीमोथेरेपी मिली थी और अब वो लूज मोशन और एब्डोमिनल पेन से एडमिट हुए। एब्डोमिनल पेन, लूज मोशन और वॉमिटिंग की वजह से जब दाखिल हुए तो हमें मिला कि उनके इंटेस्टाइन में लीक है। उसकी कंडीशन को सुधारने के बाद तुरंत सर्जरी की गई और सर्जरी में पूरी आंत में जीई जंक्शन से, स्टमक और फूड पाइप के जंक्शन से पूरी इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में मल्टीपल होल्स मिले, परफोरेशंस मिले। ये देखा गया कि ये परफोरेशन एक व्हाइट फंगस या कैंडिडा की वजह से था। गंगाराम का केस था और डॉक्टर अरोड़ा का आपने सुना कितना खतरनाक है फंगल इन्फेक्शन, कितना खतरनाक होता है गैंग्रीन। जी हां, गैंग्रीन क्या होता है ये भी बताना जरूरी है। हाथ पैर की नसों में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। मरीज की नसों में खून के थक्के जमने लगते हैं। ब्लड सर्कुलेशन रुकने से अंग काटना पड़ सकता है। कोरोना से ठीक हुए डायबिटिक मरीजों में खतरा, शुगर पेशेंट्स और स्मोकर्स को भी ये खतरा होता है। गैंग्रीन यानी जब पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन नहीं जाता है, दिक्कत होती है, हाई डायबिटीज को दिक्कत होती है। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से जो आपको बता रहे हैं तो उस हिस्से को काटना पड़ता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और पैरालिसिस और कोमा में आदमी जा सकता है। कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। इसलिए डॉक्टर्स जो है ये दुर्लभ गैंग्रीन का प्रयोग करते हैं। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में बच्चों पर कहर है। जी हां, बिल्कुल। आप कोरोना की तीसरी लहरों के लिए अब सबसे ज्यादा खैर जो है वो बच्चों को बताया जा रहा है। 1 से 26 मई तक 10 साल के 34,486 बच्चे संक्रमित हुए हैं। ये आपको अभी की तस्वीरें बता रहे हैं। 1 मई को 1,38,576 बच्चे संक्रमित थे। 26 मई को संक्रमित बच्चों की संख्या बढ़कर 1,73,060 हो गई। 1 मई को 11 से 20 साल के अगर आप औसतन निकालिए तो 3,11,455 मरीज मिले थे। 26 मई को 11 से 20 साल के अगर बच्चों की बात करें तो 3,98,266 मरीज थे। यानी जितना आप कह सकते हैं इस वक्त कोरोना का अटैक है और महाराष्ट्र के फिगर्स है और राजस्थान के फिगर्स भी यही कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है वो बच्चों पर हो रहा है। लोग थर्ड वेव के भी इंतजार कर रहे हैं लेकिन सेकेंड वेव के लास्ट में भी ये इफेक्ट बच्चों को देखने को मिल रहा है। महिलाओं पर कोरोना का अटैक क्या कहता है? सेकेंड वेव में महिलाएं ज्यादा संक्रमित हुई हैं। महिलाओं में लंग्स कोविड का खतरा, महिलाओं में लंबे समय तक थकान रहना, ये कोविड के लक्षण है। और महिलाओं में हार्ट प्रॉब्लम्स जो है ये भी आप कह सकते हैं कि ज्यादा देखी जा रही है। मतलब पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस यही है, चेस्ट में और हार्ट में दिक्कत है। हमारे साथ 2 वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर नीलम मोहन है, सीनियर कंसल्टेंट है मेदांता हॉस्पिटल की। साथ ही साथ डॉक्टर सैयद हसन है जो कि पीडियाट्रिशियन है आकाश हेल्थ केयर के। दोनों डॉक्टर साहब दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सैयद हसन, आपसे ही शुरुआत करते हैं। और अगर आपने ये रिपोर्ट सुनी हो कि जो आंकड़े हैं महाराष्ट्र में वो चौंकाने वाले हैं कि इतना ज्यादा इफेक्ट बच्चों पर कोविड का हो रहा है। हालांकि सरकार और जो जानकार हैं वो कह रहे थे कि थर्ड वेव में सबसे ज्यादा असर होगा,
लेकिन ये जो सेकेंड वेव का लास्ट अगर हम कहें, अगर पीक निकल गई है उसको लास्ट अगर माना जाए, तो इसका इफेक्ट बच्चों पर हो रहा है। राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह बच्चों पर केसेस मिल रहे हैं। डॉक्टर सैयद हसन। यस, आपका बात बिल्कुल सही है, बच्चों में भी केसेस आ रहे हैं और इस सेकेंड वेव में ज्यादा हैं फर्स्ट वेव के कंपैरिजन में। बट थैंकफुली बच्चों में बहुत ज्यादा सीरियस सिम्टम्स साइंस नहीं होते इन एक्यूट केस ऑफ कोविड। लेकिन कभी कभी बच्चों के अंदर जब 2 हफ्ते गुजर जाते हैं और एंटीबॉडीज बनती हैं तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस जिस्म में शुरू हो जाते हैं। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम शुरू हो जाता है, जिसके अंदर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जीआई सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी इसके असर होने लगते हैं। तो बच्चा जो है थका हुआ फील करने लगता है और खाना पीना छोड़ देता है, उल्टियां करने लगता है, पल्स उसकी कम या ज्यादा हो जाती है और ब्लड प्रेशर डाउन जाने लगता है। ये सिम्टम्स यूजुअली 2 हफ्ते के बाद आते हैं, लेकिन ये भी इनकी परसेंटेज इतनी ज्यादा नहीं है, 2 per 1000 के करीब। जैसे आपने कहा अभी बच्चों का, जैसे अगर 1 लाख बच्चे संक्रमित हुए हैं तो उसमें समझ लीजिए कि अराउंड 200 बच्चों में ये हो सकता है। अब ये बच्चे जब आते हैं तो दे नीड एडमिशन और इनको हॉस्पिटल में ही मैनेज किया जाता है। जो SI इसको हम लोग जो कहते हैं जो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिजीज इन चिल्ड्रन, तो ये घर पे नहीं मैनेज किया जा सकता, ये बच्चे फिर हॉस्पिटलाइज होके ही मैनेज किए जाते हैं। ठीक है, इट्स अ सीरियस कंडीशन। बट फिर अगर अच्छी बात यह है कि इनको अगर अच्छी तरह मैनेज किया जाए तो इनमें भी डेथ रेट इतना ज्यादा नहीं होता, मैक्सिमम 1 to 2%। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर नीलम को भी जोड़ना चाहूंगा। मैम, थर्ड वेव हम लोग सुन रहे थे कि थर्ड वेव आएगी, सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को होगी, बच्चों को एहतियात रखना है, माँ बाप को वैक्सीन लेनी है, बच्चों का इम्यून सिस्टम बढ़ाना है। मैम, थर्ड वेव तो मुझे जो लगता है, जहां तक मैं पढ़ पा रहा हूं कि सितंबर और अक्टूबर में थर्ड वेव आनी चाहिए। अभी तो सेकेंड वेव का मैम पीक निकला ही था 10 और 15 के बीच में। संक्रमण बच्चों में क्यों हो रहा है इस वक्त ज्यादा? रजत जी, मैंने पहले भी ये बात बताई थी और वेरी हैप्पी बिकॉज 2-3 दिन पहले भी मैंने मीडिया में यही कहा था कि जब सेकेंड वेव की पीक हुई है, जो बच्चों के केसेस है वो बड़ों के तरफ से अलग है, वो 2 से 8 हफ्ते बाद तक आते हैं। जैसे कोविड में आपको माइल्ड मॉडरेट सीवियर, माना कि सीवियर में निमोनिया, डायरिया, डिहाइड्रेशन इसके कारण आप गए, उसके साथ साथ जो MIS-C मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम है, जिसका डॉक्टर साहब ने भी बताया 2% मेटा एनालिसिस बताती है, लेकिन रिसेंट USA का जो डेटा मैं देखती थी काफी हैरान थी। 1 एरिया उन्होंने एज हाई उस एरिया का रिपोर्ट किया। तो ये MIS-C केसेस जो सेपरेट कोई जगह 6 आ रहे हैं, कोई 2 आ रहे हैं, कोई 0.2%, ये केसेस 2 से 8 हफ्ते बाद आएंगे। तो जो मैं रिसेंटली बताई कि अभी जो आप कोविड सेकेंड वेव के केसेस बच्चों में देख के प्रीएम्प्टिवली बता रहे थे कि कोई अभी बच्चे सीरियस हैं, मैं आपको क्वेश्चन कर रही थी कि ये डिसीजन हम 2 महीने बाद अगर लें तो बेटर रहेगा, क्योंकि जैसे आपने खुद बताया राजस्थान, मैंने अपने कलीग से राजस्थान बात किया, RML हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल, GPP हॉस्पिटल, मेरा खुद का मेदांता हॉस्पिटल और जयपुर हॉस्पिटल, इन सब में अब जो बच्चे आ रहे हैं वो ये MIS-C सिंड्रोम से आ रहे हैं। इसमें कोविड RT-PCR आपका नेगेटिव होगा, लेकिन वो कोविड एंटीबॉडी के साथ सिम्टम है। तो हो सकता है कि आपके डेटा में तो कोविड नेगेटिव आप सोच रहे हैं, लेकिन वो कोविड का ही कॉम्प्लिकेशन है। तो इसीलिए अगर आपके पॉपुलेशन जब इतनी ज्यादा है, 36 lakhs लेस देन 40 years और 45 lakhs लेस देन 18 years, तो मेरे हिसाब से वो 0.1% इज ऑल्सो हाई इंसिडेंट। बहुत ज्यादा मैम, 1% भी आप करोड़ में चला जाता है। ठीक है, ठीक है, हजारों में आपको वरी रहेगा कि इनको रिक्वायरमेंट, अगर आप चाहते हैं इनकी कोई मोर्टेलिटी मौत ना हो, तो आपको
ट्रीटमेंट अर्ली देना होगा। ठीक है, अर्ली और ट्रीटमेंट aggressive देना होगा। ठीक है मैम, अर्ली ट्रीटमेंट की आपने बात करी। आप सैयद सर, अर्ली ट्रीटमेंट की बात है, लेकिन उससे पहले जो भी अभिभावक देख रहे हो, दर्शक देख रहे हो, जिनके घर में छोटे बच्चे हों या फ्रेंड्स के यहाँ हो, वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं डॉक्टर साहब जो अगर बच्चों में देखे जाएं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए, तुरंत एहतियात लीजिए, और अब शुरुआती दौर में क्या करना चाहिए? सिम्टम्स क्या होंगे और शुरुआती दौर में एहतियात क्या लेना है? देखें, बच्चों में जैसे फीवर, हाई ग्रेड फीवर ज्यादा दिन चले, 4-5 दिन चले, या बच्चा जो है वो खाना पीना छोड़ने लगे और उल्टियां करने लगे, रिपीटेड वॉमिटिंग्स हो या लूज मोशंस हो रहे हैं, और बच्चे का जो जनरल बिहेवियर जो है वो बदल जाए, ज्यादा देर सोने लगे, थका रहे और ड्राउजी सा रहने लगे, या बच्चे को कोई किसी तरह का जैसे कोई दौरा सा पड़ जाता है, हाथ पैर में झटके इस तरह की चीज आ जाए, या कोई रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाए, तेज तेज सांस लेने लगे बच्चा, इस तरह के अगर कोई भी सिम्टम्स होते हैं तो उनको फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये बिगिनिंग ऑफ MIS-C जिसको कहते हैं हम, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के हो सकते हैं। और इसके अंदर जैसे मैडम ने अभी कहा, डॉक्टर नीलम ने, कि जल्दी डायग्नोज करना और जल्दी ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी होता है। डिले कर दीजिएगा तो सिस्टम ज्यादा इफेक्ट हो जाएंगे, ज्यादा सीरियस हो जाएगा बच्चा। तो इसमें जो क्रक्स ऑफ द सिचुएशन वो यही है कि अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, तो बच्चा रिकवर कर जाता है। ठीक है मैम, अमूमन अगर हम लोग अपनी बात करें तो लगभग सबके पास ऑक्सीमीटर्स हैं, हम लोग अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर लेते हैं, ब्लड प्रेशर की मशीन्स हैं, थर्मामीटर हैं। क्या बच्चों का भी सैचुरेशन लेवल चेक करना चाहिए? क्या जो मशीन्स हमारे पास हैं वही सैचुरेशन लेवल बच्चों का चेक कर सकती हैं? पहला। दूसरा, एज के हिसाब से, वेट के हिसाब से बच्चों का सैचुरेशन लेवल कितना होना चाहिए? राइट। सो पहली बात, जो आपके पास है, अगर वो बच्चे की उंगली में फिट हो रही है तो वो बिल्कुल आप उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। बट यूजुअली छोटे बच्चों में वो फिट नहीं होएगी। इन दैट केस कभी कभी हम उसको टो पे भी डाल के फिट करके चेक करते हैं। अधिकतर जब और छोटे बच्चे हो जाते हैं तो हमारे पास हॉस्पिटल में एक इक्विपमेंट होता है जो थोड़ा बड़ा होता है, मीटर हम कहते हैं। तो इसीलिए पेरेंट्स को हम जाते हैं वो 2 चीज समझा कि अगर बच्चे की सांस लेना तेज हो रही हो, उसमें सिंपल नंबर बताती हूँ, 5 साल के ऊपर 30 से ऊपर आपका जो ऐसे जो सांस आप ले रहे हैं, छाती आपकी 30 से आ रही है, और अगर 1 से 5 साल के बीच में 40 ले रहे हैं, और 1 से नीचे अगर आप 50 ले रहे हो, तो ये ब्रीदिंग, या हम यही बहुत आसानी से देख सकते हैं जो सेंटर होता है, इस तरीके से अगर बच्चा की ये सांस जा रही है, या जो रिब्स के बीच में जब बच्चा ले रहा है तो वो के बीच में हिल रहे हैं, ये इनडायरेक्ट सिम्टम हम पेरेंट्स को समझा। और जो सैचुरेशन मॉनिटर जो कर सकते हैं वो सेम जैसे हम अडल्ट्स में कहते हैं 95 से लेस, अनलेस किसी को कोई हार्ट की प्रॉब्लम और वो तो हम डिस्कस नहीं करेंगे सेपरेट, बट कॉमन इस तरीके से बताएंगे हम। लेकिन जो बहुत छोटे बच्चे हो जाते हैं, अगर उनमें खून की कमी हो कुछ, तो दैट इज व्हाई 95 कट ऑफ इज अ गुड कट ऑफ दैट वी टेक सिंपल सेम 94 इयर्स। ठीक है डॉक्टर सैयद, आपके पास आऊंगा क्योंकि केसेस आ रहे हैं और ये प्रिडिक्शंस हैं कि थर्ड वेव में बच्चे ज्यादा हो सकते हैं, और शायद बड़ा रीजन इसलिए भी है क्योंकि बच्चों की वैक्सीन कब आएगी, कैसे आएगी, इस पर सरकारें काम कर रही, लेकिन अभी कुछ ठोस नहीं है इसको लेकर। एहतियात क्या बरतना चाहिए माँ बाप को बच्चों के लिए? क्या खाना पीना उनको देना चाहिए, एक्सरसाइज, योगा, क्या कुछ करना चाहिए कि संक्रमण से बच्चे बच जाए? देखिए, जैसे आपने मेंशन किया, वैक्सीनेशन इज द वे फॉरवर्ड डेफिनेटली। तो अगर बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं भी अवेलेबल है अभी, तो जितने बड़े लोग हैं घर के, सबको वैक्सीनेशन लेना चाहिए। कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब घर में बड़े लोग वैक्सीनेटेड होंगे तो ऑब्वियसली डिजीज का घर में आने का चांस कम हो जाएगा, तो बच्चे भी कम संक्रमित होंगे। इसलिए कि बच्चे को बहुत ज्यादा बाहर जाते नहीं है जब तक कि पेरेंट्स ना लेके जाएं, तो उनको घर में रखें,
बेजरूरत बाहर लेके ना जाएं और अपना वैक्सीनेशन अच्छा कराएं। और बच्चों के जैसे आपने कहा इम्यूनिटी के लिए अगर बच्चा नॉर्मल खाना लेता है, इसके अंदर प्रोटीन का इंटेक अच्छा होना चाहिए, जैसे हमारी दाल है और पनीर है, इसकी इंटेक अच्छी होनी चाहिए। और जो लोग एग वगैरह खाते हैं तो एग और नॉन वेज भी खा सकते हैं। और फ्रूट्स का इंटेक रहना चाहिए, इसमें नेचुरल विटामिन सी वगैरह मिलता है। और एडिटिव्स बहुत ज्यादा देने की जरूरत वैसे नहीं होती है, लेकिन आजकल ये ट्रेंड चल गया है कि हर बच्चे को विटामिन सी और वो विटामिन डी और मल्टीविटामिन वगैरह लोग दे रहे हैं, लेकिन उसमें कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। एक ही चीज मैं कहूंगा कि विटामिन डी की कमी इंडिया में बहुत ज्यादा है, तो विटामिन डी आप दे सकते हैं हाई डोज थोड़ी सी एक महीने के लिए, क्योंकि विटामिन डी का देखा गया है कि की डेफिशिएंसी में कोविड की डिजीज की सिवियरिटी बढ़ सकती है। ठीक है, विटामिन डी आप ऊपर से दे सकते हैं, अदरवाइज बाकी अच्छा नॉर्मल डाइट लें तो दैट विल बी सफिशिएंट। ठीक है, एंड बच्चों को डेफिनेटली बाहर लेकर न जाएं और बड़े लोग अपना वैक्सीनेशन कराएं जब तक बच्चों का वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और ऑब्वियसली मास्क वगैरह लगा के रखें। ठीक है, डॉक्टर नीलम मोहन, सीनियर कंसल्टेंट मेदांता हॉस्पिटल, और डॉक्टर सैयद हसन, पीडियाट्रिशियन आकाश हल्दल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया और बच्चों को कोविड से कैसे बचाना है इसके बारे में आपने बताया। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले इस वक्त की सुर्खियां।